दिल्ली में बुधवार को एक देश एक चुनाव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल कलराज मिश्र बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और सबसे पहले अहमदाबाद विमान हादसे पर दुख जताया। आज का दिन वास्तव में देखा जाए तो बड़ी त्रासदी से भरा हुआ दिन था। कल जिस प्रकार की दुर्घटना हुई अहमदाबाद में, और उसमें लगभग 300 के आसपास, 297 बताया, जो विमान में यात्रीगण थे वो तो थे ही, बाहर जहां विमान गिरा था वहां भी जो मृत्यु की सूचना है लगभग 300 की है। बड़ा ही दुखकारी है, बड़ा कष्टकारी है। मेरे मित्र रहे, राज्यसभा में सहयोगी रहे, गुजरात में मुख्यमंत्री भी थे, विजय रूपाणी जी भी उसी विमान में थे, वो भी नहीं रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही जमकर उनकी आलोचना भी की। एक से एक दुष्विचार के कारण मोदी जी का विरोध करना उनकी नियत बन गई। अनेक गलत काम का विरोध करना नहीं, मोदी जी का विरोध। अच्छा काम कर रहे हैं तो भी विरोध, विकास का काम कर रहे हैं तो भी विरोध, जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं तो भी विरोध, कृषकों के लिए एमएसपी का ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दिया तो भी विरोध, व्यापारियों के दृष्टि से जीएसटी बढ़ाया तो भी विरोध। अरे जितने भी काम किए, और यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर भी किया, आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया, जो टारगेट था उसका पूरा कर लिया, पूरा कर लिया। अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी हो तो हटा देना चाहिए। हमारा टारगेट था कि आतंकवादियों के घर को हम ध्वस्त करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का एक टारगेट था। अब पाकिस्तान जिस तरह से बदमाशी करेगा तो उसके एयरबेस को हम ध्वस्त करेंगे और उसके डिफेंस सिस्टम को भी ध्वस्त करेंगे। ये करके दिखा दिया। इसको करने के बाद भी विरोध हो रहा है। अरे पाकिस्तान का डीजीएमओ सफेद झंडा दिखा रहा है, भैया अब हम नहीं लड़ेंगे। अरे युद्ध का नियम है, अरे दुश्मन अगर सफेद झंडा दिखा देता है, आपके पैर पड़ता है तो होता है, रुकता है युद्ध। नहीं, युद्ध केवल स्थगित हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी काम कर रहा है। टेररिज्म एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यह डंके की चोट पर कहा जा रहा है। किसी बाहर के देश ने हमारे पर कोई दबाव नहीं डाला है और उसके दबाव को मानने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी भाषा बोली जा रही है जो शायद दुश्मन भी ना बोल सके। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मंच से विपक्षी नेताओं से अपील भी की और इसे अपनाने को कहा, जिससे देश जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र बन सके। दल से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में चिंतन करते हुए इस आवश्यक कदम को व्यवहारिक रूप प्रदान करने की दिशा में, कानून बनाने में सहयोग प्रदान करें, यह आग्रह करने की आवश्यकता है। हम सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं। हम अपनी बात अगर कहेंगे तो लोग उसको ध्यान से सुनेंगे और उसको आचरित करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं इस दिशा में सोचकर काम किया जाए, निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति का निर्माण। और मैं तो कहूंगा कि आने वाला समय, मैं तो बड़ा आशावादी हूं, विश्वास करने वाला हूं, और जिस ढंग से सरकार
हिंदुस्तान के आर्थिक व्यवस्था को बड़ी तेजी के साथ गति प्रदान किया है और विश्व के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था इस समय हिंदुस्तान की है। चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था आने वाली है। अगर ये इस स्वरूप चलता रहा और वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति व्यवहारिक रूप प्राप्त कर ली तो 2047 में भारत विकसित देश तो होगा ही, विश्व को भी मार्गदर्शन देने में सक्षम होगा और विश्व के देश भारत से मार्गदर्शन लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। गौरतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव भारत में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करने की योजना है। वर्तमान में भारत में अलग अलग समय पर केंद्र और विभिन्न राज्यों के लिए चुनाव होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारी वित्तीय और प्रशासनिक बोझ पड़ता है। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से देवांश पांडे की रिपोर्ट।